एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टडी बीकन। आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि सीटेट दिसंबर 2024 की नोटिफिकेशन आ गई है। तो उसी से रिलेटेड हम एसएसटी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल पेपर में देखने को मिलते हैं उनको लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वेरियस लेयर्स ऑफ अर्थ इन ऑर्डर फ्रॉम द इंटीरियर टू आउटरमोस्ट लेयर। The first option is crust, mantle, outer core, inner core. The second option is mantle, outer core, inner core, or crust. Third option is inner core, outer core, crust, or mantle. Fourth option is inner core, outer core, mantle, or crust. तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाती हूँ। तो जो अर्थ है उसमें उसकी जो लेयर्स हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड हैं। फर्स्ट लेयर होती है क्रस्ट, सेकंड होती है मेंटल, थर्ड होती है आउटर कोर और फोर्थ होती है इनर कोर। जो क्रस्ट होती है वो अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर होती है जिसकी एवरेज डेप्थ अप्रॉक्स 24 किलोमीटर की होती है और ये डेप्थ 5 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच में चेंज होते रहती है। बिकॉज जो ओशनिक वॉल्स हैं यहाँ पे इसकी जो एवरेज डेप्थ होती है वो 5 किलोमीटर होती है और जो इसकी लैंडमास कॉन्टिनेंटल है इसमें जो इसकी डेप्थ होती है वो 30 किलोमीटर के अप्रॉक्स होती है। और ऐसे ही ये जो माउंटेन्स है, माउंटेन में इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो ज़्यादा हो जाती है। जो क्रस्ट है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है जिसकी वजह से इसमें सबसे ज़्यादा सिलिका और एल्युमिनियम मिलता है जिसको हम सियाल भी कहते हैं। सियाल। मेंटल अर्थ की सेकेंड लेयर है जिसकी जो डेप्थ होती है वो 30 किलोमीटर ग्राउंड से 2900 किलोमीटर तक की होती है। इसकी जो एवरेज डेंसिटी होती है वो 4.5 होती है। इसमें अर्थक्वेक की वेव्स की जो स्पीड होती है वो 7.9 किलोमीटर से बढ़कर 8.9 किलोमीटर पर सेकेंड की हो जाती है। इस लेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। जो अपर मेंटल है उसकी जो हाइट होती है वो 1000 किलोमीटर की होती है। इसमें जो अपर मेंटल है उसमें एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है। यहाँ पर इस पार्ट को हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस के दौरान जो लावा बाहर निकलता है उसका जो मेन सोर्स होता है वो एस्थेनोस्फीयर ही होता है। इसका सेकंड पार्ट है लोअर मेंटल। इसकी जो हाइट होती है वो 700 किलोमीटर तक होती है बट इसे मोहो डिसकंटिन्यूटी की वजह से 2900 किलोमीटर तक भी माना जाता है। इसका जो लास्ट पार्ट है वो है कोर। कोर को हम अर्थ की सबसे निचली परत होती है। इस लेयर में निकल और फेरस पाया जाता है और इसे हम नीफे भी कहते हैं। कोर की जो डेप्थ होती है वो अराउंड 3400 किलोमीटर की होती है। ये अर्थ की वॉल्यूम का अप्रॉक्स 16% है। कोर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। जो आउटर कोर होता है उसकी जो हाइट होती है वो 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर की होती है। इसमें जो अर्थक्वेक की एस वेव्स हैं वो एंटर नहीं कर पाती हैं, इसीलिए हम मानते हैं कि जो इसके मिनरल्स होंगे जो आउटर लेयर में पाए जाते होंगे वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और जो इनर कोर है, इनर कोर की जो हाइट होती है वो अप्रॉक्स 5100 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो 11 से 13 तक की होती है, इसीलिए हम इसको मानते हैं कि इसके जो मिनरल्स होंगे वो सॉलिड होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज and in the time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines। तो जो इसका आंसर है वो है एयरवेज। बिकॉज एयरवेज जो है वो सबसे कन्वीनियंट वे होता है लोगों तक अपनी सुविधा पहुंचाने का, लोगों को रेस्क्यू करने का, उनके ज़रूरत के टाइम पे मेडिसिन्स और उन तक फूड सप्लाईज पहुंचाने का और अदर ज़रूरत की जो एक्टिविटी जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनको वो सारी चीज़ें पहुंचाने का। ये बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से थोड़ा सा कॉस्टली होता है बट ये सब जगह अवेलेबल होता है, मतलब इसको हम सब जगह पहुंचा सकते हैं, इजीली लोगों तक एक्सेसिबल कर सकते हैं इसको। बाकी के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज, रोडवेज और वाटरवेज, वो सब जगह कन्वीनियंट नहीं होते हैं, कहीं वाटरवेज, रोडवेज और रेलवेज।
इसीलिए हम एयरवेज को सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मानते हैं लोगों तक नेचुरल कैलेमिटीज़ के दौरान लोगों तक सुविधा पहुंचाने के लिए। क्वेश्चन है, व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन इट बेंड्स एंड फ्लो फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज लीव, फ्लड प्लेन्स, मीएंडर्स, ऑक्सबुलेक। जो इसका आंसर है वो है मीएंडर्स। मैं समझाती हूँ आपको मीएंडर क्या होता है। मीएंडर अ सीरीज ऑफ कर्व्स, बेंड, लूप्स और टर्न्स इन अ रिवर और अदर वाटर बॉडीज ऑफ वाटर। देखो ये डायग्राम से समझते हैं। जो मीएंडर होता है, जब भी नदी बहती है यानी कि जब वो अपना पाथ ट्रेस करती है तो ना वो सांप का आकार ले लेती है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो सांप का आकार ले लेती है। सांप का आकार इसलिए लेती है क्योंकि जब वो बहती है ना तो उसके किनारे में जब भी कोई चीज़ जैसे कि पेड़ है और अदर स्टोन्स हैं या चट्टान है, ये सारी चीज़ें आती है तो वो उस जगह से क्या हो जाती है, कर्व हो जाती है और वो सांप का आकार ले लेती है, तो उसे हम मीएंडर्स बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज नोन एज सीरीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और पीसीकल्चर। इसका आंसर है पीसीकल्चर। मैं आपको सारे ऑप्शन एक बार समझा देती हूँ। जो हमारे कल्चर होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, पीसीकल्चर और विटीकल्चर। तो फर्स्ट है सीरीकल्चर। सीरीकल्चर में हम सिल्कवॉर्म का प्रोडक्शन करते हैं, सिल्क बनाने के प्रोडक्शन को हम सीरीकल्चर कहते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है विटीकल्चर। विटीकल्चर में हम लोग ग्रेप्स की खेती करना, उसका प्रोडक्शन करना, उसको हम विटीकल्चर कहते हैं। थर्ड है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स, इन सारों का प्रोडक्शन करने को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। एंड लास्ट है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर मतलब होता है जो आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स होते हैं या पॉन्ड्स होते हैं, उसमें मत्स्य पालन करना या फिश का प्रोडक्शन करना, उसको हम पीसीकल्चर कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। फर्स्ट है पैलेलिथिक पीरियड, सेकंड है मीजोलिथिक पीरियड, थर्ड है नियोलिथिक पीरियड एंड फोर्थ है मेगालिथिक पीरियड। इन सारे पीरियड्स को स्टोन एज के नाम से जानते हैं। स्टोन एज एक अर्ली पीरियड है ह्यूमन हिस्ट्री का, जब लोग स्टोन से टूल्स और वेपन्स बनाया करते थे। इन सारे पीरियड्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पैलेलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। जो पैलेलिथिक पीरियड है वो सबसे अर्ली पीरियड है, जो कि लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख ईयर अगो से 12,000 ईयर अगो पहले शुरू हुआ था, जो कि बहुत लंबा टाइम पीरियड है। ये लोग हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे और एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने फूड की आपूर्ति के लिए इधर से उधर घूमा करते थे। इनका कोई परमानेंट होम नहीं हुआ करता था, ये लोग घुमंतू होते थे। जो मीजोलिथिक पीरियड की शुरुआत है वो 12,000 ईयर अगो से 10,000 ईयर्स अगो पहले हुई थी। यहाँ पे जो लोग होते थे उन्होंने एक जगह पे रहना शुरू कर दिया था, लेकिन ये लोग अभी भी अपने फूड की आपूर्ति के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग किया करते थे और अपना पेट भरते थे। लास्ट है नियोलिथिक पीरियड। इसकी शुरुआत 10,000 ईयर्स अगो से 4,000 ईयर अगो पहले हुई थी। यहाँ पे इन लोगों ने परमानेंट अपने जो होम है उनको बनाना शुरू कर दिया था और अपने फूड की आपूर्ति के लिए इन लोगों ने फूड ग्रेन्स उगाना भी शुरू कर दिया था। बट जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड है ह्यूमन हिस्ट्री का वो पैलियोलिथिक पीरियड ही है और इसको हम सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड मानते हैं ह्यूमन हिस्ट्री का। है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, सेकंड है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बट ये बाद में बने थे। पहले 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, पहली बैठक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्प्रेरी रूप से प्रेसिडेंट बनाया गया था क्योंकि वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। 7 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें सभी की सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 7 है, द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध महाजनपदास इन द 6th century BC वॉज फर्स्ट अजातशत्रु, सेकंड बिंबिसार, थर्ड महावीरा एंड फोर्थ प्रसन्नजीत। तो जो मगध महाजनपद काल का फर्स्ट रूलर था 6th BC में, वो था बिंबिसार, और जो सेकंड रूलर था वो था अजातशत्रु। इसका जो आंसर है वो है बिंबिसार। ये फर्स्ट रूलर था और सेकंड था अजातशत्रु। और जो मगध महाजनपद है उसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो राजगिरा हुआ करती थी उस टाइम पे। फर्स्ट कैपिटल थी वो मगध महाजनपद की, और जो सेकंड कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। सेकंड जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। मगध महाजनपद से बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर्स फ्लो होती हैं, जिसकी वजह से जो मगध महाजनपद काल था उस टाइम का, वो बहुत ही पावरफुल जनपद माना जाता था, क्योंकि इन रिवर के बहने की वजह से वहाँ पे खेती वगैरह और सारी चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती थी लोगों को। तो इसीलिए जो सोन और गंगा नदी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर फ्लो करती थी मगध महाजनपद से, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जो मगध महाजनपद को और पावरफुल बनाती थी। सोन और गंगा, ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछा गया है कि मगध महाजनपद से कौन सी 2 रिवर फ्लो करती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर है सोन और गंगा। 8th क्वेश्चन है, ऋग्वेद वॉज ओरिजिनली कंपोज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? फर्स्ट इज ब्राह्मी, सेकेंड पाली, थर्ड संस्कृत और फोर्थ प्राकृत। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ऋग्वेद जो है वो एंशियंट इंडियन कलेक्शन है वैदिक संस्कृत हिम्स का। इसमें अराउंड 1028 हिम्स मिलते हैं। ऋग्वेद को 10 बुक्स में डिवाइड किया गया है, जिनको हम मंडलास बोलते हैं। जो ऋग्वेद है वो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का। तो जो ऋग्वेद है इसको ओरिजिनली कंपोज किया गया था संस्कृत में, और इसको जो कंप्लीट किया गया था वो वेद व्यास जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स द राज्यसभा मेंबर्स? फर्स्ट है वोटर्स इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सेकंड है वोटर्स इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, थर्ड है लोकसभा मेंबर्स एंड फोर्थ है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो जो राज्यसभा मेंबर्स हैं उनको मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज चुनते हैं, यानी कि एमएलए चुनते हैं, जिनको जनता द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं। इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो 250 होती है, जिसमें 238 मेंबर्स एमएलए जाते हैं और यूनियन टेरिटरीज द्वारा चुने जाते हैं, और बाकी के बचे 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट चुनते हैं। अभी की जो प्रेजेंट सिनारियो है उसमें जो 233 सीट्स हैं वो एमएलए चुनती हैं, और बाकी के जो 5 सीट्स हैं उनको रिजर्व रखा जाता है। राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर होते हैं और नए मेंबर्स चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया? फर्स्ट है पार्लियामेंट्री एंड यूनिटरी, सेकंड है प्रेसिडेंशियल एंड फेडरल, थर्ड है प्रेसिडेंशियल एंड यूनिटरी, फोर्थ है पार्लियामेंट्री एंड फेडरल। तो इसका जो आंसर है वो है पार्लियामेंट्री एंड फेडरल। जैसा कि हम सबको पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने जो सिस्टम अडॉप्ट किया है वो पार्लियामेंट्री एंड फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया है। जो फेडरलिज्म है वो एक टाइप का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो पावर होती है वो सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में डिवाइड होती है। फेडरेशन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड होती है। पहला जो सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्रीय महत्व होते हैं, उनकी बातें होती हैं। और जो सेकंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट या फिर प्रोविंसेस का डे टू डे एक्टिविटीज़ का ध्यान रखता है। ये जो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं वो सरकारें अपने अपने लेवल पर इंडिपेंडेंट होकर अपना अपना काम करती हैं। Which of the following is not a fundamental right? फर्स्ट है राइट टू एजुकेशन, सेकंड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, थर्ड है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फोर्थ है राइट टू प्रॉपर्टी। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है। बाकी के जो 3 राइट्स हैं ये सारे ही फंडामेंटल राइट्स हैं। हम एक एक करके समझते हैं कि
फंडामेंटल राइट्स एक एक करके सारे ही राइट्स को। फर्स्ट है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन यानी कि आरटी एक्ट 2009 में लाया गया था। इसका जो मेन काम था वो बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट करवाने का था और उनकी नॉलेज, मेंटल एबिलिटीज़ और टैलेंट को बढ़ाने का था। आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। इसके अंदर बताया गया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ एसएमसीज मैनेज करेंगी और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें एटलीस्ट 25% बच्चों को विदाउट फी एडमिट किया जाएगा। जो ये एक्ट है वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आर्टिकल 21 में दिया गया था। है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक फंडामेंटल राइट है जो आउटलाइन है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 एंड 24 में। आर्टिकल 23 प्रोहिबिटेट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्पेशली बेगर्स का। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है कि किसी भी नागरिक को जबरन काम करवाना क्राइम है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिटेट करता है 14 साल तक के बच्चों को फैक्ट्रीज, माइंस और अदर डेंजरस प्लेसेस में काम करने के लिए। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में बताया गया है हर इंसान फ्री है अपना राइट प्रैक्टिस करने के लिए, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का। इसका मतलब है कोई भी पर्सन कोई भी रिलीजन चूज कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है। ये उसकी मर्जी है कि उसको कौन सा रिलीजन चूज करना है। कोई भी गवर्नमेंट उसको उसका रिलीजन प्रैक्टिस करने से नहीं रोक सकती है। ये अंडर सेक्शन आर्टिकल 25 टू 28 में दिया गया। 12th क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, सेकंड है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर 7 मेंबर्स ने काम किया था और इसके जो हेड थे वो डॉक्टर अम्बेडकर थे। ऑन 26 नवंबर 1949 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था और इसको बनने में अप्रॉक्स 2 years 11 months एंड 17 days लगे थे और इसको प्रिसाइज कंप्लीट हिस्टोरिक टास्क माना जाता है ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। सेशन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो पर्टिकुलरली, आप कमेंट्स कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।